Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 6 of history, builders, iron, smelters and factory owners. वीवर्स होता है बुनकर जो कपड़ा बनाते हैं, आयरन्स होता है आयरन स्मेल्टर्स होता है जो लोहे का सामान बनाते हैं, एंड फैक्ट्री ओनर्स और फैक्ट्री के जो मालिक हैं. This chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Machinized production of cotton textile made Britain the foremost for industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. इस चैप्टर में क्या है, हम पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ की स्टोरी पढ़ेंगे और इन दो उद्योगों का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि जो ब्रिटिश शासन के टाइम में भारतीय कारीगर थे, जो क्राफ्ट पर्सन और इंडस्ट्रियल थे, उनकी सिचुएशन कैसी थी और मॉडर्न वर्ल्ड में औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दृष्टि में यह दोनों जो इंडस्ट्रीज़ थी इम्पोर्टेंट थे. सूती कपड़े के जो मशीनी उत्पादन है, मशीनरी जो प्रोडक्शन है, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के दुनिया का सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल जो सेंटर बन रहा था. और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और आयरन इंडस्ट्री भी पनपने लगा तो ब्रिटेन वर्ल्ड इंडस्ट्री वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. You have seen chapter 2 how the English East India Company interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them of England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time, manufacturing goods from Britain began flooding India. How did this affect Indian craft and industries? This is the question we will explore in this chapter. इसमें क्या था कि जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसमें भारत पर ब्रिटिश की जीत का कॉलोनियल का क्या है गहरा संबंध था, रिलेशनशिप था. चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर थे, व्यापारिक, अपने प्रॉफिट की प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से वह भारतीय विभागों पर जो भारत का हमारा देश था उस पर अपना कंट्रोल और किस तरह का जो ट्रेड का ढांचा बदलता गया. 18th सेंचुरी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की थिंग्स को, चीज़ों को खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर उनका व्यापार करती थी. इस क्रिया विक्रय को उसे भारी क्या होता था, प्रॉफिट होता था. जैसे ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन बढ़ने लगा, वहाँ के जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलाइजर्स थे, भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे और इस तरह से माल भारत के बाज़ारों में आने, वहाँ का जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में आने लगा. और
इससे जो भारत के क्राफ्ट पर्सन और उद्योगों को किस तरह से इफेक्ट हुआ, प्रस्तुत ये जो चैप्टर में इस सवाल पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें है इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहले है भारतीय कपड़े और विश्व वर्ल्ड जो मार्केट हो क्या है। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम कपड़ा प्रोडक्शन पर जो नज़र डालेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textile. India textile had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Panaj, and West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting the trace and the origin of such words and see what they tell us. इसमें क्या था कि बंगाल का जो अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 में आसपास का जो भारत पूरी दुनिया का टेक्सटाइल का क्षेत्रों में और उससे बहुत आगे था, और भारत का जो टेक्सटाइल लंबे टाइम तक अपनी क्वालिटी और बारीकी से जो उनकी वीविंग होती थी कारीगरी के लिए दुनिया में बहुत फेमस था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी मध्य एशिया में इन कपड़ों का क्या होता था, भारी मात्रा से ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। 16th सेंचुरी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, और इस फलते फूलते जो ट्रेड और भारतीय बुनकर वीवर्स के जो हुनर थे, क्वालिटी थी, वह अंग्रेजी अपनी मेमोरीज और अन्य भाषाओं लैंग्वेज में बहुत सारे शब्दों में आज भी यह जीवित है, और ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वर्ल्ड टेल अस हिस्ट्रीज की इतिहास में शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट encountered fine cotton clothes from India carried by Arab merchants is Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name of all cotton textile. यूरोप के जो ट्रेडर्स थे भारत से आया जो बारीकी वीविंग किया हुआ जो सूती टेक्सटाइल सबसे पहला मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के जो ट्रेडर के पास देखा गया, और इसी आधार पर वह वीविंग बुनाई वाले सभी कपड़ों को क्या है, मसलिन कहने लगे। जल्दी यह वर्ड खूब प्रचलित हो गया, और मसालों की तलाश में जब पहली बार जो पुर्तगाली थे वह इंडिया में आए तो उन्होंने दक्षिण जो हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट जो भारत में केरल के तट पर कालीकट में अपना टेंट लगाया, डेरा जमाया। यहाँ से वह बहुत सारे स्पाइसेस को मसालों को साथ जो कॉटन टेक्सटाइल भी लेते गए, और कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह सूती कपड़े को ही क्या कहा जाने लगा था, कैलिको कहा जाने लगा। देयर आर मैनी अदर वर्ड विच पॉइंट टू द
popularity of Indian textile in Western markets. In figure number 3, you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its response representatives in कलकत्ता इन 1730। और 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में स्थित अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भेजा। और लोकप्रिय कहानी कहते हैं इसको भारत की। फिर क्या हुआ, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 pieces of cloth। Browsing through the order book, you would have been seen at least of 98 variety of cotton and silk cloth. These were known by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide। यह क्या था, वही के मुताबिक 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। और यदि इस बही के पन्नों को पलटे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, 98 जो वैरायटी है कॉटन की वो उसमें मिलेगी। और यूरोपीय व्यापारियों ने 20 गुड्स कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 फीट चौड़ा होता है। ये वो बही है जिसमें लिखा गया है, ठीक है। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अब क्या है, विभिन्न वेराइटी को देखें, उनके नाम क्या क्या है। अमंगस्ट द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिन्स। जो क्या है, थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल। उन्हें क्या है, चिन्स कोसा और खासा एंड बंडाना कहते थे। डू यू नो वर द इंग्लिश टर्म चिन्स कम फ्रॉम। कि जो इंग्लिश वर्ड टर्म था ये चिन्स, ये कहाँ से आया है और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। It is derived from the Hindi word chintz, a cloth with small and colorful flowery design। इसका जो यह शब्द हिंदी के छेद शब्द से निकलता है। हमारे यहाँ छेद क्या होता है, रंगीन फूल पत्तियों वाले जो कपड़े होते हैं, छापे वाले कपड़े को कहा जाता है। From the 1680s there started the craze for printing Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs, fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore clothes of Indian fabric। और इसमें क्या था, 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में क्या है, ये चिन्स कपड़े का बहुत ज़्यादा मांग पैदा हो चुकी थी। यह बहुत ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव हो गया था और बारीकी, रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही क्या था, फेमस और नाम था। इंग्लैंड के जो रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी इस भारतीय कपड़ों से बने ड्रेसेस पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बंडाना नाउ रेफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। ये जो बंडाना शब्द है इसका यूज़ होता है गले या सिर पर पहनने वाला जो मफलर होता है, गुलाबन उसको हम कह सकते हैं, उसको बंडाना कहा जाता है। Originally the terms derived from the word bandhana, Hindi for tying, and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing। इसमें क्या था, बंडाना यह शब्द हिंदी का बांधना शब्द से निकला है और इस श्रेणी में चटक वाले मतलब तेज रंग वाले बहुत सारे किस्में क्लोथ्स में आती है जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से बनाया जाता है।
और यह क्या है, देयर वर अदर क्लोज इन द ऑर्डर बुक that were noted by their place of origin. काशिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा, छारपुर. The widespread use of such words show how popular Indian textile had become in different parts of the world. यह क्या था, ओडिशा वगैरह में चलता है, चारपुर आदि में इसका अनुसार लिखा गया है। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से हमें पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने जो फेमस हो गए थे। ठीक है, इसके बाद है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, यूरोपीय बाजारों में भारत का कपड़ा। बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. क्या हुआ, 1820 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में जो प्रिंटेड टेक्सटाइल था उसके यूज़ करने से मना कर दिया था और के लिए कानून बनाया और संयोगवश इस कानून को क्या नाम दिया गया, कैलिको एक्ट के नाम से नाम दिया गया। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textile, English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian clothes. उस टाइम इंडिया में इंग्लैंड में नए नए जो कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज खुल रही थी और इंडियन जो क्लॉथ्स के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों में प्रवेश पर क्या है रोक लगाना चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल जो इंग्लैंड में बन रहा है कपड़ा उसको ही यूज़ किया जाए। और इस क्रम में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही गवर्नमेंट प्रोटेक्शन से डेवलप किया और अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही इंडियन डिजाइन छापे जाने लगे थे। Competition with Indian textile also led to a search for technological invention in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Cayley, which increased the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense qualities and cheaply too. 1764 में जो जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, इससे कपड़ा बनाना और इजी हो गया था। और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट थे, उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English made enormous profits out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. But as you know, Chapter 2, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasants and जमींदार in India and used this revenue to buy Indian textile. इसके बावजूद जो वर्ल्ड में मार्केट पर इंडियन
जो टेक्सटाइल का था दबदबा 18th सेंचुरी के लास्ट तक बना रहा और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश इन सब कंपनियों ने इस व्यापार को से बेहिसाब प्रॉफिट कमाया। ये कंपनियां भारत आकर क्या है चांदी के बदले क्या ले जाती थी, कॉटन टेक्सटाइल खरीदती थी। परंतु जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर पॉलिटिकल पावर मिल गई, तो उसने क्या है भारतीय जो थिंग्स है वस्तुओं को खरीदने के लिए चांदी मांगने की नीड नहीं रहे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से रेवेन्यू इकट्ठा करके पैसे और कपड़ा खरीदने लगे थे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हु वर वीवर्स कौन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, वीवर्स आयरन, स्टील एंड फैक्ट्री एरियाज।